हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए EHI 05 का आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। EHI 05 जो है 18वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं। आइए, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें। आज का प्रश्न देखते हैं। देखिए, वेलेजली की सहायक संधि साम्राज्य विस्तार पर प्रथम उपाय स्पष्ट कीजिए। वेलेजली की जो सहायक नीति थी, सहायक संधि थी किसी भी रियायतों के साथ, तो उनका विस्तार से उत्तर हम जानेंगे। आपको हम ऑडियो लेक्चर देंगे, आप ध्यान से इसको सुनते जाइएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं सहायक संधि का अर्थ क्या होता है। देखिए, जिस योजना को रूप में देशी राजाओं को सामने हस्ताक्षर करने के लिए रखा, उसे इतिहास में प्रायः सहायक संधि के नाम से पुकारा जाता है। यह संधि लॉर्ड वेलेजली ने सारे भारत पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार स्थापित करने के लिए इसे सहायक संधि इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो राजा या शासक इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता था तो अंग्रेज उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वायदा करते थे। उस सहयोग के बदले उस राज्य को अंग्रेजों के अनेक शर्तों माननी पड़ती थी। यद्यपि भारतीय शासक से भुगतान प्राप्त करके अंग्रेजी सहायक देने की प्रथा बहुत पुरानी थी, लेकिन वेलेजली ने इस प्रथा को एक निश्चित रूप प्रदान किया। उसने इस संधि को बड़ी कूटनीति और योजनाबद्ध तरीके से लागू किया, इसलिए उसके काल में यह योजना बहुत प्रसिद्ध हुई। सहायक संधि का क्या लक्ष्य था, आइए देखते हैं। पहला लक्ष्य देखते हैं। इस संधि का लक्ष्य देशी राज्यों को निर्बल करना था, यानी कि देशी राज्य को कमज़ोर करना था। दूसरा है फ्रांसीसी प्रभाव को कम करना, फ्रांस का जो भारत पे प्रभाव था उसको कम करना था। तीसरा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य और प्रभाव को बढ़ाना है, भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार करना था इस सहायक संधि के द्वारा। आइए जानते हैं सहायक संधि की मुख्य शर्तें एवं विशेषताएं। इनकी क्या शर्तें थी और क्या विशेषता थी, आइए सबसे पहले देखते हैं। 1 नंबर, अंग्रेज़ों की सर्वोच्च शक्ति के रूप में मान्यता। जो राज्य इस संधि पर हस्ताक्षर करता था उसे भारत में अंग्रेज़ों को सर्वोच्च शक्ति मानना होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य की सुरक्षित बन जाती थी, मतलब वह उस राज्य का, जो इस संधि पे हस्ताक्षर करते थे, उस राज्य का सुरक्षा अंग्रेज करता था। अंग्रेजी सेना रखना, उस राज्य को बाहरी और आंतरिक संघर्ष से अपनी रक्षा के लिए एक अंग्रेजी सेना अपने पास रखनी होती थी। उस सेना का व्यय मतलब खर्च उसे ही सहना पड़ता था, जो सहायक संधि में भाग लेता था और उस अंग्रेज जो है सेना रखता था उस राज्य में, उसका व्यय उस राज्य को ही उठाना होता था। आइए तीसरा देखते हैं, रेसिडेंट रखना। उस राजा को अपने दरबार में अंग्रेजी रेसिडेंट रखना पड़ता था जो उस राजा की गतिविधियों पर निगरानी रखता था, अन्य यूरोपियों का आश्रय नहीं। देखिए, वह राज्य अंग्रेज़ों के अलावा यूरोप के किसी अन्य देश के निवासियों को अपने क्षेत्र में स्वेच्छा से नौकर नहीं रख सकता था। वह उनको अपने यहाँ आश्रय भी नहीं दे सकता था। 5वां है इलाके देना। बड़ी बड़ी देशी रियासतें सेना के खर्च के बजाय कुछ इलाका अंग्रेजी कंपनी को दे दे, जिससे अंग्रेजी सेना का वहाँ खर्च चलता था। 6ठा है युद्ध एवं संधि के लिए अंग्रेजी आज्ञा। उस राज्य को किसी भी विदेशी शक्ति से युद्ध या संधि करने से पूर्व अंग्रेज़ों की आज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त वह
गवर्नर जनरल को बिना बताए अन्य किसी भारतीय शासक से भी बातचीत नहीं कर सकता था। 7वां पॉइंट है अंग्रेजों द्वारा सुरक्षा। उपयुक्त सभी शर्तों के बदले अंग्रेजी कंपनी उस राज्य को उसके दुश्मनों से रक्षा करने का वचन देती। वह राज्य को उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन देती, मगर अंग्रेज़ों ने इसका पालन शायद ही किया होगा। आइए जानते हैं कौन कौन सा राज्य संधि को सहायक संधि को अपनाया था। संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन से थे। इस संधि को सर्वप्रथम हैदराबाद के निज़ाम ने 1798 ईस्वी में स्वीकार किया। फिर अवध के नवाब ने इसे 1801 ईस्वी में स्वीकार कर लिया। मराठा संघ के प्रधान पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इसे 1802 ईस्वी में स्वीकार किया। इसी वर्ष बड़ौदा के गायकवाड़ तथा अन्य राजपूत शासकों ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किए। मैसूर के टीपू सुल्तान ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। उसकी मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने रामकृष्ण को मैसूर का शासक बनाया। विवश करके अंग्रेज़ों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए। भोसले एवं सिंधिया मराठों ने इस संधि को 1803 ईस्वी में स्वीकार किया। आइए जानते हैं सहायक संधि से अंग्रेज़ों को क्या लाभ हुआ। देखिए, पहला लाभ, कंपनी के पास सदैव तैयार रहने वाली एक विशाल सेना हो गई। स्वयं वेलेज़ली ने इस बात संदर्भ में लिखा है कि 22,000 सेना को कंपनी की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डाले बिना किसी भी भारतीय राज्य के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा जा सकता था। दूसरा लाभ क्या हुआ, सहायक संधि से अंग्रेज़ों को अनेक लाभ हुए। इस पद्धति ने उनके प्रभाव क्षेत्र को बहुत ज़्यादा विस्तृत कर दिया। हैदराबाद, अवध, मैसूर, कर्नाटक, तंजौर, सूरत आदि उनके प्रभाव में आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव में। तीसरा लाभ देखिए, सहायक सेना के माध्यम से अंग्रेज किसी भी भारतीय नरेश मतलब राजा के शासक को अकुशल घोषित करने का अवसर ढूंढकर उसे हड़प लेते थे। चौथा देखिए, क्या अंग्रेज को फायदा हुआ। इस व्यवस्था के कारण ब्रिटिश कंपनी की प्रतिष्ठा और प्रभाव में 4 चांद लग गए, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो सेना संगठित की जाती थी वह देशी राज्यों में रहती थी। फलस्वरूप कंपनी राज्य बाहरी आक्रमण से पूर्णतः सुरक्षित हो गया। पांचवा क्या फायदा हुआ, इस व्यवस्था के द्वारा लॉर्ड वेलेज़ली ने सदैव के लिए अन्य यूरोपीय शक्तियों और उनके प्रभाव को देशी राजाओं की सीमाओं से कोसों दूर कर दिया। जो भी बाहर के फ्रांस के थे, डेनमार्क के थे, ये सबको भारतीय राजा से काफ़ी दूर कर दिया था। ये छठा देखते हैं, सहायक संधि के अंतर्गत यदि कोई युद्ध होता था तो वह कंपनी राज्य की भूमि पर नहीं, देशी राज्यों की भूमि पर होता था। कंपनी अपनी भूमि पे कोई भी युद्ध नहीं करवाता था, वह देशी जहाँ पर वो उसकी सहायक संधि करता था उसी के राज्य में यह युद्ध करवाता था, जिसका परिणाम स्वरूप कंपनी का कार्यक्षेत्र युद्ध के भयंकर परिणामों से प्रभावित सा ही रहता था, जिससे के कारण कंपनी का जो युद्ध भूमि था उसका जो सामान था कम ही क्षति होता था कंपनी का। आइए सातवां देखते हैं क्या फायदा हुआ। इस व्यवस्था के कारण अंग्रेज यूरोपीय शक्तियों की ईर्ष्या से बच गए, क्योंकि इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों की ओर से देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार हस्तक्षेप न करने का अनुशासन दिया जाता था। आइए देखते हैं सहायक संधि का दुष्परिणाम क्या हुआ देशी राज्यों की देशी राज्य पर। सहायक संधि के दुष्परिणाम या देशी राज्यों की हानियाँ। पहला देखते हैं, देशी राज्यों की आर्थिक स्थिति का बिगड़ना। सहायक संधि का सबसे बुरा प्रभाव देशी राज्यों की आर्थिक स्थिति पर पड़ा। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने स्वीकार किया है कि भारतीय राज्यों ने नियुक्त सहायक सेना में अंग्रेज अधिकारियों का वेतन और सैनिक संचालन का खर्च कंपनी के अधीन अंग्रेजी सेना से अधिक होता था।
वस्तुतः सहायक सेना पर किया जाने वाला व्यय मतलब खर्च राज्य द्वारा भुगतान करने की क्षमता से कहीं अधिक होता है। मनमाने ढंग से निर्धारित और बढ़ा चढ़ा कर रखी गई प्रतिदिन की रकम ने राज्य अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर जनता को दरिद्र बना दिया। दूसरा देखते हैं क्या परिणाम पड़ा। दुष्परिणाम स्वतंत्रता और राष्ट्रीय चरित्र की बलि। सहायक संधि के परिणाम के चर्चा करते हुए मुनरो ने कहा है कि सुरक्षित राज्यों ने स्वतंत्रता और राष्ट्रीय चरित्र का त्याग करके अर्थात वह सब कुछ त्याग करके जिससे किसी जाति या समुदाय को सम्मान मिलता है अपनी सुरक्षा खरीदी थी। सहायक संधि के कारण स्थानीय नागरिक अपने राज्य के प्रशासन में भाग लेने से पूर्णतः वंचित हो गए। जिन राज्यों में यह व्यवस्था लागू हुई उनमें इसका प्रभाव घटती जनसंख्या और उजड़ते गांव के रूप में शीघ्र ही दिखाई दिया। इस प्रथा के कारण वहाँ की प्रजा तरह तरह के शोषण और अत्याचारी का शिकार बनी रही। तीसरा देखते हैं।